हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स का टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन में हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंप्लीट कर लिया था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन के बारे में, तो उसको देख लेते हैं। हमारा टॉपिक है कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन। कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन जो है लागत प्रेरित मूल्य। तो जो कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन है वो कौन कौन से रीजन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है मजदूरी का बढ़ना। मजदूरी का बढ़ना। अब इसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक कर लेते हैं मजदूरी का बढ़ना। कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि। कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि। सेकेंड एंड थर्ड अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। फोर्थ इज पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि। फिफ्थ इज आयातित आगत या कि इनपुट के मूल्य में वृद्धि। एंड सिक्स्थ इज संरचनात्मक बाधाएं जैसे बिजली कटौती, हड़ताल। एंड थर्ड इज पुरानी तकनीक का प्रयोग करना। तो जो होता है कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन के पीछे ये कुछ रीजन होते हैं, ये कुछ कारण होते हैं, तब इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब हम इसको धीरे धीरे करके एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला है मजदूरी का बढ़ना यानी वेजेस का इंक्रीज होना। अब वेजेस का इंक्रीज होना मतलब मजदूरी का बढ़ना। इट मीन्स कि एक मजदूर है, एक वर्कर है जिसको मान लीजिए कि दिहाड़ी उसको मिलती है 500, यानी उसका डेली का वेजेस उसको मिलता है 500 रुपीज। लेकिन अगर यही जो है 500 बढ़ के उसको 800 मिलने लग जाए, 500 बढ़ के 800 रुपए हो जाए उसकी दिहाड़ी, वेजेस उसको मिलने लग जाए, तो अब क्या अब उसका वेतन तो बढ़ा है, तो अब वो क्या करेगा, उसकी कुछ जरूरतें हैं तो वो जरूरतें पूरी करेगा, है ना। तो जरूरतें पूरी करने के लिए वो मार्केट में जाएगा। जरूरत पूर्ति करने के लिए मार्केट में जाएगा तो क्या वो डिमांड जनरेट करेगा, यानी वो कोई सामान खरीदेगा तो वहां से डिमांड जनरेट होगी, वहां से डिमांड जनरेट करेगा, वो डिमांड करेगा। लेकिन सप्लाई बाधित है। अब सप्लाई बाधित होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सप्लाई बाधित है। अब सप्लाई बाधित होने के क्या कारण हो सकते हैं? सप्लाई बाधित होने के कारण हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या प्रोडक्शन कम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन कम कर रही है, ये हो सकता है रीजन सप्लाई कम होने का। या कि फिर कुछ सप्लाई में हर्डल्स आ रही है, या कि फिर जो प्राइवेट कंपनी उसको नया फंड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बैंकों का एनपीए बढ़ा है। एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब बैंकों के पास ज्यादा कर्ज, यानी बैंक क्या सामने वाले को कर्ज दे नहीं सकते। जब सामने वाले को कर्ज नहीं देंगे देन वो फर्दर और ज्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। तो इस कारण क्या हो जाएगा, सप्लाई हो नहीं पा रही है, यानी सप्लाई बाधित है। लेकिन वर्कर ने तो भाई डिमांड करी, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही, तो क्या होगा? अगर सप्लाई नहीं हो पा रही और डिमांड जनरेट हो रही है तो फिर इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा कि भाई लाइक अगर एक कार है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक कार है,
अब एक कार को खरीदने वाले 10 लोग हैं, लेकिन वो क्या प्रोडक्शन सिर्फ एक कार है, तो अब वो 10 लोग मिलकर उसका कुछ रेट लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, रेट उसका बढ़ेगा। यानी अगर डिमांड हो लेकिन सप्लाई ना हो रही हो तो उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मजदूरी का बढ़ना से इन्फ्लेशन के बढ़ने का डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस तरीके से मजदूरी का बढ़ना हम देख लिए कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। दूसरा था कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि। अब कच्चा माल क्या है, कच्चा माल इट मीन्स रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। अब जो रॉ मटेरियल कच्चा माल है, अगर उसके ही मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो जो ओवरऑल उससे जो बनने वाले जो प्रोडक्ट है उसके मूल्य में तो वृद्धि होगी, वो तो महंगा हो गई। जस्ट लाइक एग्जांपल, एक मोबाइल है, एक मोबाइल है। अब जो मोबाइल में लगने वाले बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, एसेसरीज होती है, अगर उसी का रेट बढ़ जाएगा, यानी जो इनपुट्स है एसेसरीज है, अगर उसका रेट बढ़ जाएगा तो मोबाइल का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी अगर इनका रेट बढ़ गया, लाइक 4000 था, लेकिन अगर इनपुट्स एसेसरीज का रेट बढ़ गया तो अब ये कितना हो जाएगा, 4500 का हो जाएगा, यानी इसका रेट बढ़ गया। अब इसका रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की थी कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है, जो गुड्स है और सर्विस के मूल्य में वृद्धि होगी, लेकिन मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। तो यहाँ पे रेट बढ़ने से वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि हुई, क्योंकि अब ये मोबाइल है, यहाँ पे गुड्स है, वस्तु है, तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है, लेकिन मुद्रा के मूल्य में कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि अब वो जो पहले मोबाइल हमें 4000 का मिल रहा था, अब हमें मिल रहा है 4500 का। इट मीन्स कि मुद्रा के मूल्य में, करेंसी के मूल्य में कमी आ रही है, तब हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो जब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, इट मीन्स यहाँ से इन्फ्लेशन जनरेट होगी, यहाँ से इन्फ्लेशन होगी, महंगाई आएगी। तो ये कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि के कारण हुए, तो ये सेकेंड हो गए। एंड थर्ड अगर बात करें, थर्ड जैसे अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का बढ़ना, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ गया है तो चीजें तो ऑलरेडी वो महंगी हो जाएगी ना। क्योंकि अगर टैक्स बढ़ेगा तो सामने वाला अपना प्रोडक्शन, जो वो प्रोडक्शन कर रहा है, जो वो सामान बना रहा है, उसका भी रेट बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर इनडायरेक्ट टैक्स में लाइक कॉर्पोरेट टैक्स अगर ये बढ़ गया, कॉर्पोरेट टैक्स मान लो पहले था 20%, लेकिन अभी यही बढ़ के 25% हो जाए। अगर एक बिजनेसमैन का जो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ के 25% हो जाए तो क्या वो ऑलमोस्ट वो क्या जो सामान रहेगा उसको भी वो महंगा कर देगा, क्योंकि उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो उस सामान में वो अपना प्रॉफिट निकालेगा। तो इससे क्या होगा, इससे वो जो सामान है वो महंगा हो जाएगा। और सामान महंगा होने का वही इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन बताई थी, वस्तु और जो सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी लेकिन मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। तो यहाँ पे सामान महंगा हुआ, इट मीन्स वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है लेकिन मुद्रा के मूल्य में कमी आ रही है, क्योंकि उसको सामान अब क्या महंगा खरीदना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि से भी क्या इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। और इसका एग्जाम्पल और देखा जाए, जैसे सर्विस टैक्स से भी यही हो सकता है। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष करों में अगर वृद्धि होती है तो उससे इन्फ्लेशन डायरेक्ट बढ़ता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद फोर्थ नंबर है पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि। अब पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि, अब जो पेट्रोलियम पदार्थ की बात की जाए तो हमारे देश में तो पेट्रोलियम इतना है नहीं, पेट्रोलियम रिसोर्सेज इतना है नहीं। हम कहां से मंगाते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं खाड़ी के देशों से, अरब कंट्रीज से, या तो यूएसए से या कि रसिया से। लेकिन मेनली जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है या कि पेट्रोलियम पदार्थ है वो हम कहां से इंपोर्ट करते हैं, वो करते हैं खाड़ी के देशों से। जस्ट लाइक ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, यहां से हम पेट्रोलियम पदार्थ को इंपोर्ट करते हैं। तो अगर पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो वहां से जो हमें पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहा है वो महंगा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात बनती है कि पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनके मूल्य को, उनके जो रेट है उसको फिक्स कौन करता है?
जैसे एग्जांपल वहां पे एक सीपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है। सीपेक क्या करता है, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों को बढ़ाता है और घटाता है। अब बढ़ाएगा कैसे, अगर उसने प्रोडक्शन कम कर दिया, अगर उसने प्रोडक्शन कम कर दिया तो वहां के रेट बढ़ गए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगेगा कि जो चीजें अगर कम रहेगी तो मार्केट में अगर वो कम सप्लाई होगी तो उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि हर किसी को पेट्रोलियम पदार्थों की डिमांड तो है, लेकिन वहां सप्लाई कम हो रहा है, यानी उन्होंने प्रोडक्शन ही कम किया है। जब वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो सप्लाई भी कम होगी, और सप्लाई कम होगी लेकिन मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन ज्यादा कर दे, जैसे सीपेक है, अगर वो क्या कर दे, प्रोडक्शन ज्यादा कर दे, प्रोडक्शन ज्यादा कर देगा तो सप्लाई ज्यादा होगी, और डिमांड है लेकिन सप्लाई भी ज्यादा है तो क्या होगा, उसके रेट ऑटोमेटिक घट जाएंगे। और अगर उसके रेट घट जाएंगे तो मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी होगी, तो वहां पे इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन अगर पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जस्ट एग्जांपल एलपीजी, जैसे एलपीजी का सिलेंडर अगर बात की जाए तो अभी मिलता है 660 रुपए में, लेकिन यही अगर पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो ये जो मिलेगा ये 1000 का मिलेगा, यानी 1000 का। तो क्या हो जाएगा, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में तो वृद्धि हो रही है ना, यानी जो सिलेंडर का प्राइस है वो बढ़ रहा है, यानी ये जो गुड्स है वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है, मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है, क्योंकि उसको 1000 रुपए देना पड़ रहा है। सामने वाले को 1000 रुपए जब देगा तब उसको एक सिलेंडर मिलेगा, यानी उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा करेंसी खर्च करनी पड़ेगी, तब उसे सिलेंडर मिल रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, महंगा होगा, जो सिलेंडर है महंगा मिलेगा। अब जब सिलेंडर महंगा मिलेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये चौथा हो गया। और इसके अलावा अब जो 5वां नंबर है, आयातित आगत, या कि इंपोर्ट इनपुट्स, जो हम इंपोर्ट करते हैं अगर उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, जो हम आयात करते हैं सामान, अगर उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जस्ट लाइक ये एक पेन है, ये एक पेन है, ये मिल रही थी पहले 20 रुपए की, लेकिन क्या हुआ, ये पेन को मैं, ये मार्कर को मैं क्या कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था। लाइक मैं यूएसए से, अमेरिका से इस पेन को इंपोर्ट कर रहा था, तो पहले ये मेरे को 20 रुपए की मिल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद चूंकि इंपोर्ट इनपुट्स के मूल्य में वृद्धि हो गई तो अब ये मुझे मिल रहा है 30 रुपए का। तो अब क्या मुझे वस्तु है, यानी ये पेन क्या है, एक ही वस्तु है, गुड्स है, तो गुड्स के मूल्य में वृद्धि हुई, यानी इसके मूल्य में वृद्धि हुई, अब मुझे ये 30 रुपए का मिल रहा है। लेकिन मुद्रा के मूल्य में कमी हुई, क्योंकि मुझे 30 रुपए लगा के एक पेन मिल रहा है, जबकि मुझे पहले 20 रुपए लगा के एक पेन मिल रहा था। इट मीन्स कि मेरी मुद्रा के मूल्य में कमी हुई। और इन्फ्लेशन की डेफिनेशन भी यही होती है, क्या होती है, कि वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि होती है, वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी, और मुद्रा के मूल्य में कमी। वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी। तो इस तरीके से आयातित इंपोर्ट, जो हम इंपोर्ट करेंगे उससे क्या हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा अगर उसका रेट बढ़ता है तो। इसके अलावा 6 इज संरचनात्मक बाधाएं। संरचनात्मक बाधाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हर्डल, इंफ्रास्ट्रक्चर हर्डल। संरचनात्मक बाधाएं यानी बिजली कटौती हो रही है या कि हड़ताल हो रही है, पुरानी तकनीक का प्रयोग हो रहा है। जैसे लाइक एग्जांपल, बिजली की अगर कटौती की जा रही है, अगर बिजली की कटौती हो रही है तो उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, यानी उतना एफिशिएंसी से मशीन काम नहीं कर पाएगी, लेबर उतना एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजली की कटौती हो रही है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन में कमी आएगी, प्रोडक्शन में कमी आएगी, प्रोडक्शन प्रभावित होगा।
तो जब प्रोडक्शन में कमी आएगी तो क्या होगा, सप्लाई चेन प्रभावित होगी, यानी जब प्रोडक्शन ही कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा, सप्लाई भी कम होगी। अब जब सप्लाई कम होगी लेकिन उस चीज की डिमांड है तो वो चीज मार्केट में महंगी मिलेगी, वो चीज मार्केट में महंगी मिलेगी क्योंकि उस चीज की कमी है लेकिन डिमांड है। तो जिसके पास पैसा रहेगा वो इस चीज को खरीद पाएगा, अदरवाइज लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या होगा, प्रोडक्शन में कमी आएगी, बिजली कटौती से, वैसे ही हड़ताल से भी होगा, वैसे ही हड़ताल अगर होती है तो हड़ताल से भी होगा कि लेबर उतना एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे, लेबर जितने घंटे उनका काम होता है वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन में कमी आएगी, प्रोडक्शन में कमी आएगी तो वही सप्लाई प्रभावित होगी, सप्लाई प्रभावित होगी तो जो डिमांड जितनी की हो रही है उतना सप्लाई नहीं हो पाएगी और ऑलमोस्ट क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा जो हमने बताया। इसके अलावा थर्ड इज पुरानी तकनीक का प्रयोग, पुरानी तकनीक का प्रयोग। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उससे भी प्रोडक्शन प्रभावित हो गए। जैसे पहले की जो मशीनें रहती थी वो कम प्रोडक्शन करती थी, लेकिन आज की मशीनें ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, उनमें मैन पावर की कमी होती है लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं। तो अगर वहां से प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी तो डिमांड को, जितनी भी डिमांड है जो जनरेट हो रही है उससे वो फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन अगर पुरानी टेक्नोलॉजी का अगर आप प्रयोग करोगे तो आप जो भी डिमांड है आप उसे फुलफिल नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अभी हम अपना एग्जांपल कि पहले ऑफलाइन कोचिंग रहती थी, तो ऑफलाइन कोचिंग में क्या रहता था, आप कुछ ही लोगों तक जुड़ सकते थे, लेकिन अब क्या है, वीडियोस आ गई, ऑनलाइन कोचिंग हो गई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो उससे क्या आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो क्या है कि इससे क्या है, प्रोडक्शन बढ़ता है। तो अगर पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उससे प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, सप्लाई प्रभावित होगी और फिर इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन आएगा। तो ये कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन के कुछ कारण हैं कि कहां से कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन होता है। तो इस तरीके से हमने पहले लेक्चर में हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंप्लीट कर लिया, इस लेक्चर में हमने कांस्टेंट पुल इन्फ्लेशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो रहेगा वो मुद्रास्फीति के माप, यानी इन्फ्लेशन के मापांक कौन कौन से होते हैं उसको हम पढ़ लेंगे, एंड फिर मुद्रास्फीति का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है उसको पढ़ लेंगे, लेकिन उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।